Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 30th April 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. So let's begin with our first news article today. So according to RBI's report on currency and finance, it may take India more than a decade to overcome the losses which were caused by COVID. So Indian economy could take more than a decade to overcome the losses which were caused by COVID-19 disruptions. And this is according to the latest report on currency and finance which was released by Reserve Bank of India. इस रिपोर्ट में ये भी प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया ने लास्ट 3 इयर्स में अराउंड 50 लाख करोड़ का जो आउटपुट है उसे लूज़ किया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 डिस्ट्रप्शंस. एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू ओवरकम दीज कोविड-19 लॉसेस in 2034 to 2035. So it may take more than a decade for India to recover the economic losses that are caused by COVID-19's disruption. इस रिपोर्ट में इंडिविजुअल ईयर का जो डिस्ट्रप्शन रहा है या फिर जो आउटपुट लॉस रहा है उसे भी यहाँ पे वर्कआउट किया गया है. 2020 एंड 21 में कितना इकोनॉमिक लॉस रहा है, 21 एंड 22 में कितना रहा है, एंड सिमिलरली इन द ईयर फाइनेंशियल 22 एंड 23 में कितना इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, इसे इस रिपोर्ट में वर्कआउट किया गया है. एक चीज़ आपने और यहाँ पे समझनी है कि ये जो रिपोर्ट है इसे आरबीआई की जो रिसर्च टीम है उन्होंने इसे प्रिपेयर किया है. एंड जो रिकमेंडेशंस हैं दे आर नॉट कंस्ट्रक्टेड एज दैट ऑफ आरबीआई. ये आरबीआई ने अपनी ऑफिशियल वो नहीं किया है. जो आरबीआई की रिसर्च टीम है, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट में अपने व्यूज़ को रिफ्लेक्ट किया है. इट इज़ नॉट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ रिपोर्ट. इट इज़ द रिपोर्ट विच इज़ पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. लेकिन इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो कुछ कंट्रीब्यूटर्स जो रिसर्चर्स हैं उनके व्यूज़ यहाँ पे एक्सप्रेस किए गए हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट है. इस रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया कि जो पैंडमिक एक वाटरशेड मोमेंट बन चुका है. एंड स्पेशली विद द ऑनगोइंग स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री थी उसे इसने आकर ऑल्टर किया है इन अ मीडियम टर्म. लॉन्ग टर्म भी नहीं, शॉर्ट टर्म भी नहीं, मीडियम टर्म के लिए हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री थी उसे कोविड-19 डिस्ट्रप्शंस ने ऑल्टर किया है. देयरफॉर दिस इज़ अ वाटरशेड मोमेंट फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी. इस रिपोर्ट में जो रिसर्चर्स हैं, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है उसके बारे में भी कमेंट किया दैट ये जो सस्टेन्ड थ्रस्ट गवर्नमेंट दे रही है ऑन दी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये इसी तरह रहे. वी नीड टू पुश डिजिटलाइजेशन एज वेल. एंड जो हमारी न्यू इन्वेस्टमेंट एरियाज़ हैं लाइक ई कॉमर्स, स्टार्टअप्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, over there we need some new investment in this particular areas as well. And in turn this will contribute to set up the trend of growth and जिससे ये जो फॉर्मल इनफॉर्मल गैप आया है हमारी इकोनॉमी में वो यहाँ से क्लोज हो सकता है. तो किस तरह हम इन लॉसेस से उभर सकते हैं? तो गवर्नमेंट की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इसी तरह सस्टेन रहे, इस तरह थ्रस्ट मिलना चाहिए. इससे डिजिटलाइजेशन को पुश देना होगा. न्यू इन्वेस्टमेंट्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें हमें ग्रो करना होगा. ई कॉमर्स, स्टार्टअप्स, रिन्यूएबल्स, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स. एंड इससे हमारा जो इकोनॉमी का जो गैप है वो कहीं ना कहीं फिल हो सकता है. हम जो रिपीटेड वेव्स देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से इससे भी हमारी जो सस्टेन्ड रिकवरी है उसमें काफ़ी पर्टर्बेशंस आती हैं. अगर हम जून 2020 क्वार्टर देखें तो बहुत ही शार्प कॉन्ट्रैक्शन था. इकोनॉमिक मोमेंटम एकदम से फिर पिकअप होता है व्हेन इट वाज हिट बाय द सेकेंड वेव. पहले 2020 के लॉकडाउन के बाद जब स्टार्टअप होने लगता है, पिकअप होने लगता है, सेकेंड वेव आ जाती है. देन सिमिलरली इट इज़ इम्पैक्टेड बाय द थर्ड वेव विच वाज मोर कंसंट्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी. तो ये जो पर्टर्बेशंस आ रही हैं बिकॉज ऑफ द रिपीटेड वेव्स, इसका इम्पैक्ट भी हमारी ग्रोथ पे डायरेक्टली हो रहा है. ये जो रिपोर्ट आरबीआई की रिसर्च टीम्स की तरफ से आई है इसमें ये भी स्टेट किया गया है दैट पेंडेमिक इज़ नॉट ओवर येट.
स्पेशली अगर हम देखें जो फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शंस आ रही हैं इन चाइना, साउथ कोरिया, इन सेवरल पार्ट्स ऑफ यूरोप एज वेल. And there are various economies who are reacting divergently, ranging from no COVID policy in China, Hong Kong and Bhutan. And then there is relatively open borders and removal of all the internal restrictions in Denmark and UK. तो डिफरेंट तरह की हमें पॉलिसीज़ देखने के लिए मिल रही हैं, नो कोविड पॉलिसीज़. इंडिया की अगर हम बात करें तो जो रिस्ट्रिक्शन लेवल्स हैं वो डायनामिकली कैलिब्रेट की जाती हैं एट लोकल लेवल इन रिस्पॉन्स टू द इवॉल्विंग सिचुएशन. आरबीआई की रिसर्च टीम ने कुछ रेड फ्लैग्स भी रेज किए रिलेटेड टू द ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, एंड किस तरह ये भी एक रेड फ्लैग है टू आर global and domestic growth, and this is somewhat a downward risk for our global as well as domestic growth. Then right now what we are seeing is that कि supply chain constraints हो चुके हैं, delivery time काफ़ी बढ़ चुके हैं because of the increased shipping cost, commodity prices, एंड इसीलिए जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो भी इंटेंसीफाई हो रहा है, एंड इससे हर एक नेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी जो हो रही थी आफ्टर कोविड-19 उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट हुआ है. इंडिया के ऊपर भी जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से जो प्रेशर आया है वो इंडिया ने भी फील किया है. इंडिया का भी जो सप्लाई डिलीवरी टाइम है वो काफ़ी लोएस्ट पॉइंट तक पहुंच चुका है. इंक्रीज्ड डिलीवरी टाइम्स, हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस, इससे जो इंडियन फर्म्स हैं उनका भी जो प्रॉफिट है वो स्क्वीज आउट हो चुका है. So because of this because of this geopolitical development, जो growth risk आया है इसमें supply shocks आए हैं, and this is basically more acute for oil importers like India. हम already एक tight fiscal position में हैं because of the pandemic related relief packages जो कि government ने दिए थे, and इसको अगर हम couple up कर दें with the geopolitical scenario right now and we being oil importer, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है. सो दीज वर दी इम्पॉर्टेंट टेक अवेज फ्रॉम द आरबीआईज रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया के पावर सेक्टर से रिलेटेड है. राइट नाउ वी आर सीइंग दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन पावर सेक्टर. देयर इज़ टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है. वी आर सीइंग हाई हीट इन द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से जो पावर की डिमांड है वो बढ़ चुकी है. एंड इसी को अगर हम कपल अप करें तो हमारे ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हुआ बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेड कोल, देयर वी हैव लो आउटपुट. सो हाई हीट, देयरफॉर राइज इन डिमांड, एंड इट इज़ कपल्ड बाय द लो आउटपुट फ्रॉम द इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर थर्मल पावर प्लांट. इन सभी रीजंस की वजह से जो हमारी कोल की सप्लाई है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ चुका है. एंड शॉर्टेजेस की वजह से ऑलरेडी इंडिया के नदर्न एरिया एंड जो साउथ इंडिया है वहाँ पे पावर कट्स लगने शुरू हो चुके हैं. सो टू ओवरकम दिस पावर शॉर्टेज, दिस कोल क्रंच, रेलवेज हैज़ कैंसल्ड देयर 42 पैसेंजर ट्रेन्स ओनली टू प्रायोरिटाइज कोल डिलीवरी. कोल डिलीवरी को प्रायोरिटाइज करने के लिए रेलवेज ने अपनी 42 पैसेंजर ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया है. तो जिस तरह हमें शॉर्टेज ऑफ कोल के जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, दिस बेसिकली पॉइंट्स टुवर्ड्स पावर क्राइसिस. सो देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ पावर क्राइसिस बिकॉज वी आर सीइंग देयर इज शॉर्टेज ऑफ कोल राइट नाउ, एंड इसके चलते इंडियन रेलवेज ने अपनी 42 पैसेंजर ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया है to ensure that there is faster delivery of coal. And ये जो coal आएगा, this will come from the coal producing regions like Chhattisgarh, Odisha, Madhya Pradesh and Jharkhand. And railways ने इस decision को लेकर कहा है कि ये एक interim measure है, और ये कैंसिलेशन मेनली जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं वहाँ से की गई है. स्पेशली वो रूट्स जो कि काफ़ी कम यूज़ होते हैं, जो कि लेस बिजी रूट्स हैं, वहाँ से जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनको कैंसिल किया गया है ताकि जो कोल की डिलीवरी है वो फास्ट हो सके. एंड मोस्टली जो ट्रेन्स को कैंसिल किया गया है ताकि ऐसे फ्लाइट्स जो कि कोल को कैरी कर रहे हैं वो फास्टली मूव कर सके. 34 such trains are from the coal rich South East Central Railways.
जो कोल रिच एरिया है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से मेनली हमारे पास जो ट्रेन्स हैं उनको कैंसिल किया गया है, एंड देन देर आर 8 ट्रेन्स हु आर कैंसिल्ड फ्रॉम दी नदरन रेलवेज विच जहाँ पे मेनली जो पावर प्लांट जहाँ पे बेस्ड हैं वहाँ की ट्रेन्स को भी कैंसिल किया गया है। तो समझिए, एक तो जहाँ से कोल आना है और एक जहाँ पे कोल जाना है। तो जो कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहाँ से ताकि कोल जल्दी आए तो वहाँ से ट्रेन्स को कैंसिल किया गया है, और जहाँ पे मेजर थर्मल पावर प्लांट्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे कोल जल्दी पहुँचे तो उन एरिया से भी पैसेंजर ट्रेन्स को कैंसिल किया गया है, ताकि ऐसे फ्लाइट्स जिसमें कोल आ रहा है वो जल्दी फास्टर डिलीवरी उसकी हो सके। इसी के साथ साथ रेलवेज़ ने जो एवरेज डेली लोडिंग ऑफ कोल रिक्स होता है इसे इंक्रीज़ कर दिया है टू ओवर 400 पर डे, विच इज़ द हाईएस्ट इन पास्ट 5 years। तो पर डे 400 रिक्स जो हैं कोल के वो डेली हमारे पास जो ट्रेन है वहाँ पे लोड हो रहे हैं। सो इसे लेके रेलवे ऑफिशियल्स ने भी यही कहा है कि जो नेशनल ट्रांसपोर्टर है इट हैज़ 533 रेक्स फॉर कोल ड्यूटी डेली, with as many as 427 rakes which are loaded on Thursday, and जिसकी टोटल अगर हम देखें तो they are carrying 1.62 million tons of coal। तो यहाँ पे अगर हम कोल क्रंच की बात करें तो इंडिया में 173 थर्मल पावर प्लांट्स हैं, एंड दे हैव वेरी क्रिटिकली लो लेवल ऑफ कोल इन्वेंट्री, स्पेशली इन 108 थर्मल पावर प्लांट्स। तो 173 में से 108 थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोल की शॉर्टेज हो चुकी है, एंड मोस्टली दे आर इन महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, बिहार, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश। These are the states who are facing power outages due to lack of sufficient coal at their thermal power plants। यहाँ पे अगर हम डिमांड की बात करें तो अप्रैल 28 को इंडिया में 192 मिलियन यूनिट्स की जो पावर की जो यूनिट्स हैं उसकी शॉर्टेज रही है, एज द डिमांड हैज़ पीक्ड टू द न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ 204.6 गीगावाट्स। तो जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है with high heat in parts of the country। Moving ahead, our next news article is related to the growth of core sector industries in India। तो इंडिया में हमारी 8 कोर सेक्टर्स हैं, एंड इसकी अगर हम आउटपुट देखें तो मार्च में द आउटपुट वाज 4.3%। ना अगर हम इसे फेबररी के कंपैरिजन में देखें तो एज़ कम्पेयर टू फेबररी ग्रोथ कम हुई है। फेबररी में 6% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी, एंड मार्च मंथ में हमारी जो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं इसकी ग्रोथ 4.3% रिकॉर्ड की गई है। बट स्टिल अगर हम लास्ट 5 मंथ्स देखें तो दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट फ्रॉम द लास्ट 5 मंथ्स। यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन है वो रिकवर हुई है, and it has has shown the growth rate of 15.3% year on year, especially after the 2 months of contraction। Similarly, cement production 8.8% से ग्रो हुआ है, नेचुरल गैस 7.6% से ग्रो हुई है, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 6.2% की ग्रोथ हमें यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमें ये समझना कि इंडिया के 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं। ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। द 8 कोर सेक्टर्स ऑफ इंडिया आर कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट। सबसे पहले कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, एंड देन नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो कोल, crude oil, cement, natural gas, refinery products, fertilizers and electricity, and plus steel. These are the 8 core sector industries of India। And अगर हम index of industrial production की बात करें, the index of industrial production of India, इसमें ये सारे 8 core sectors को मिलाकर 40.27% की जो वेटेज है वो बनती है। एंड एक और चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, प्रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यू शुड नो द डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेटेज, कि आईआईपी में जो हमारी 8 कोर सेक्टर्स हैं इसकी वेटेज किस तरह जाती है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है हमारी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की, फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स।
तो ये हमारे जो 8 कोर सेक्टर्स की जो वेटेज है, इसका ऑर्डर आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे हाईएस्ट जो वेटेज है दैट इज़ ऑफ द रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, और सबसे कम है फर्टिलाइजर्स की। सो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी, फॉलोड बाय स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे हमने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि क्या है। सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP ये एक इंडिकेटर है जिससे इंडिया के अंदर जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, इसकी प्रोडक्शन की वॉल्यूम में कितने चेंजेस आए हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे मेजर किया जाता है इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में कितने चेंजेस आए हैं, इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, एक साल में, कितने टाइम में, एक महीने में, तो ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो भी चेंजेस हमारी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में आई हैं, उससे मेजर किया जाता है इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस that this index of industrial production is compiled by CSO, Central Statistical Organization, which comes under Ministry of Statistics and Program Implementation. इससे बेसिकली इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ रेट का हमें पता चलता है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनको 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, ब्रॉड सेक्टर्स एंड यूज बेस्ड सेक्टर्स। ब्रॉड सेक्टर्स में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड होते हैं। यूज बेस्ड सेक्टर में बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएरी गुड्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। देन अगेन फॉर IIP द बेस ईयर रिमेन्स 2011 एंड 12। तो IIP के लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हमारा जो बेस ईयर है दैट इज़ 2011 एंड 12। इस इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? देन दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। इट इज़ यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज स्पेशली लाइक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग पॉलिसीज। पॉलिसी मेकिंग पर्पस में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आता है। इट इज़ एक्सट्रीमली रेलिवेंट टू कैलकुलेट द क्वार्टरली एंड एडवांस GDP estimates. Moving ahead, so Madras High Court has declared Mother Nature as a living being having the status of legal entity. तो मद्रास हाई कोर्ट ने मदर नेचर को एक लिविंग बीइंग का दर्जा दिया है एंड विद द स्टेटस ऑफ लीगल एंटिटी। इसे लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने पेरेंट्स पेट्रिए जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया और मदर नेचर को एक लिविंग बीइंग का विद लीगल एंटिटी का स्टेटस ग्रांट किया। तो ये जो कोर्ट का डिसीजन है कि मदर नेचर एक लिविंग बीइंग है और इसका स्टेटस एक लिविंग पर्सन जैसा है, तो इसका मतलब जितने भी हमारे राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ जो भी लिविंग पर्सन्स की हैं, वो सब किसके ऊपर अप्लाई होंगी? मदर नेचर के ऊपर अप्लाई होंगी। एंड दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि मदर नेचर का जो अकॉर्डेड राइट है दैट इज़ द राइट टू अ किन इज़ द फंडामेंटल राइट, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स for their survival, safety and sustenance and resurgence in order to maintain its status and also to promote its health and well-being. So as we know, state and central governments, they are directed to protect the mother nature, and for that they need to take the appropriate steps in this regard in all the possible manners. आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव नॉड टू द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ 5 इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरर्स इन 6 to 8 months। तो आगे आने वाले 6 to 8 months में 5 चिप मेकर मैन्युफैक्चरर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलने वाला है एंड दिस हैज़ बीन सेट बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। So as we know that developing a new industry, especially the semiconductor industry, this is not a sprint but it is a marathon and government is committed to growing this sector with patience. तो इसे लेकर जो ये इंडस्ट्री को ग्रो करने का जो मैराथन है, फॉर दिस हमारा इंडिया का इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन भी चल रहा है एंड इन कमिंग 6 to 8 months 5 चिप मेकर्स को परमिशन मिलने वाली है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। Moving ahead, our next news is from China. So China will allow some Indian students to return back to China and resume their studies
after a 2 year of pandemic induced gap. तो चाइना ने जो कर्ब्स लगे थे ऑन द एंट्री ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स उसे ईज आउट किया है. तो वो सभी इंडियन स्टूडेंट्स जो कि कोविड के टाइम पे इंडिया वापस आए हैं, नाउ दे विल अलाउ देम टू रिटर्न बैक टू चाइना एंड टू रिज्यूम देयर स्टडीज़. इसे लेके चाइना ने अपनी जो विलिंगनेस है उसे एक्सप्रेस किया है एंड दे हैव सेड दैट दे आर कंसिडरिंग टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स टू चाइना ऑन अ नीड असेस्ड बेसिस. एंड ताकि ये प्रोसेस शुरू हो सके, दे आर कंपाइलिंग अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु विश टू रिटर्न बैक टू चाइना. So students have been asked to provide their information about their cases by filling up the form which is made available on the website of Indian Embassy in Beijing. इससे पहले भी श्रीलंका लास्ट वीक श्रीलंका और चाइना के बीच में भी एग्रीमेंट हुआ है थ्रू विच सम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम श्रीलंका टू चाइना एज वेल. इससे भी पहले साउथ कोरिया और पाकिस्तान के साथ भी इंडिकेट किया गया था दैट द ग्रीन लाइट हैज़ बीन गिवन फॉर द स्टूडेंट्स टू रिटर्न बैक टू चाइना. So now the same works are going on with respect to India. So that is all for this video. हमने इस वीडियो लेक्चर में आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन्हें डिस्कस किया. इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. They will be provided to you all. Thank you so much for watching this video. Thank you.